सलाम हो सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसजी। आज की सोशल टॉक विद एसजी की पर्सनालिटी कॉमेडी के किंग, उन्होंने इंडिया में जाकर भी अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चल कराची इसके नाम से बेतहाशा उन्होंने शोहरत पाई। आइए मिलवाते हैं कॉमेडी के किंग सलीम आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने टाइम दिया। वेलकम वेलकम। थैंक यू। ये मेरी समझ लें ड्राइंग रूम समझ लें, रीडिंग रूम समझ लें, या फिर इंटरव्यू रूम समझ लें। इंटरव्यू रूम समझ बहुत लें। सारी जगह मैं लाइव भी आता हूँ। ये कितना जबरदस्त पोर्ट्रेट है आपका। हाँ जी, ये मेरी लाइब्रेरी है। और जनाब ये मेरे अवार्ड्स है, और ये निगार अवार्ड निगार अवार्ड जो अब टेढ़ा हो गया। बाकी और ये सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स माशाल्लाह ये बुक्स है। कभी अगर फुर्सत मिले जी जी तो मैं बिल्कुल पढ़ते हैं। आप फारिग टाइम में आप फारिग अगर टाइम मिले तो, मिले तो मतलब फारिग टाइम में तो मैं इंटरव्यू देता हूँ इस कमरे में आके। बाकी तो थैंक यू। आगे ये देख लें आप, देखो अगर यहाँ करना, वरना बाहर आप सहन कह ले या गार्डन कह ले या बरामदा कह ले, वहाँ चले वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जी, ये मेरा सहन कह ले, बरामदा कह ले। ब्यूटीफुल, कितना अच्छे से आपने इसको डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अच्छे से डेकोरेट आप किया हुआ यहाँ भी बैठ सकते हैं है। देखो थोड़ी देर। हाँ। आप यहाँ बैठो। देखो जी नाजरीन, अपने बरजस्ता जुमलों से हंसी बिखेरने वाले हमारे साथ मौजूद है सलीम आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम मैडम सकीना जफर साहबा। एक तो घर पे आपकी आमद पर मैं वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू। संडे के रोज आपने हमें टाइम इनायत किया। कब से आपसे गुजारिश कर रही थी मैं तो कहता हूँ हर संडे आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले आपसे सवाल है मेरा कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? बस ऐसे ही सोचा और आ गया। असल में ये सब ग्रेजुअली होता है। जब स्कूल टाइम में होते हैं हाँ। तो फिर मुझे याद है, मैंने स्कूल में क्लास 7 में था जी। तो मैंने पहला लतीफा सुनाया था क्लास में। तो वहीं से समझ लिया आगाज हो गया था, क्योंकि लोग हंसे। बच्चे जब हंस रहे थे, मैंने मैडम को कहा, मैंने ये सब हंस रहे हैं, कहना आप इतनी अदायगी से बोल रहे हैं। हाँ। हंसना लाजमी है। तो बस वहां से पहला लतीफा याद है, मैंने वहां सुनाया था। फिर उसके बाद मैट्रिक किया, शायद इंटर में था, तो जब एक गैदरिंग में मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की, खानदानी की कोई गैदरिंग थी, तो वहाँ बहुत जबरदस्त लोगों ने बोला यार बिल्कुल मोइन अख्तर लग रहा है। तो बस मैं पक्का हो गया और ये समझ ले आ गए। और फिर 85 में मैंने पहला थिएटर प्ले किया, उमर शरीफ का ड्रामा देखा। 4 में 5 में मैंने फिर ड्रामों में काम शुरू कर दिया। अच्छा, उमर शरीफ सर का किंग ऑफ कॉमेडी, उनका नाम आ ही गया, जिक्र आया है, तो बताएं उनसे कितना इंस्पायर है और उन्होंने किस हद तक आपको गाइड किया? जेलसी फैक्टर रहता था कभी? असल में मैं स्टैंड अप कॉमेडी तो कर रहा था, और वो लतीफों का दौर था। मोइन अख्तर, सलीम छबीला, तनवीर खान। तनवीर खान एक कॉमेडियन थे, उनको देख के मुझे अंदाजा हुआ कि कॉमेडी का वो लतीफे सुनाने का दौर खत्म हो गया, तो बातों का दौर है। फिर उमर शरीफ साहब का ड्रामा देखा, आलमगीर में ड्रामे होते थे। तो मेरे भाई होता था अकबर खान मरहूम, वो भी आर्टिस्ट से इंतकाल कर गया। वो बड़े फैन थे उमर शरीफ के। और एक एक ड्रामा उन्होंने जी जी ये जो सायरन की आवाज है ना, ये आती है।
हाँ वो तो हम इसको एडिट में निकाल देंगे ना, तो एक एक ड्रामा, एक एक ड्रामा। मेरे भाई थे अकबर खान मारूफ, वो उमर शरीफ के बड़े फैन थे। उनके ड्रामे आलमगीर ऑडिटोरियम में 20-20, 22-22 जितने शो हुए उतने शो देखता था। फिर वो एक दफा मुझे ले गया, तो मैं थिएटर प्ले पहली दफा देखा, तो मैंने कहा ये करना है। हाँ। फिर अकबर खान के साथ ही मिलके हमारे एक दोस्त थे साग प्रेमी, और भी अफरोज हमारा एक दोस्त था, हम सब मिलके एक टीम बना के वनडे प्लेज होते थे उस दौर में फ्लीट क्लब में। तो वहाँ सलीम अंजान एक डायरेक्टर थे, उनका ड्रामा हो रहा था, उनके ड्रामे की रिहर्सल की, और वो पहला ड्रामा मैंने वो किया, बहाना नाम था उनका। तो उमर शरीफ का जाहिर है दीवाना था मैं। तो उमर भाई जो स्टाइल लाए थे वो उसके मौजूद थे यहाँ कराची में उर्दू में, और एक अवामी अंदाज लेकर आए थे, तो हर एक को पसंद आते थे, मुझे भी पसंद आया। और फिर मेरा शोबा था कॉमेडी, हालांकि मैं बुनियादी तौर पर बड़ा संजीदा आदमी हूँ, लेकिन कॉमेडी मुझे करना अच्छा लगता था। तो फिर वो ड्रामा किया, उसके बाद चल सो चल, और इत्तेफाक ये कि फिर बाद में उमर भाई के साथ मुलाकात भी हुई, और उनकी फैमिली के आना जाना हुआ। उनकी माँ ने मुझे बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि मैं सबको पता है एक इलेक्ट्रिकल वायरमैन का मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ था, ठेके के लेता था। एक दिन भाई मिल गए, उन्होंने बत्ती कट गई यार हमारी, ये क्या हो गया उसको देख। उस माँ ने वहाँ घर गया तो पता चला अम्मा मिली, अम्मा ने बेटा बना लिया। ये तो फिर अगली दूसरी तीसरी मुलाकात में पता चला कि ये तो उमर शरीफ की वालदा है। जब भी मुझे अच्छी लगती है, तो उमर शरीफ में उनकी वालदा का सारा हुनर आया था। वो बड़ी बेटी खातून थी, और मुझ में मेरी आवाज मेरे वालिद से बड़ी मिलती है। मेरे वालिद शायर थे, लिखारी थे, और किस्सा गो थे, खानदान में बड़े किस्से सुनाते थे। तो वो कुदरती मैचिंग हो गई, तो बस वो ड्रामे करता रहा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा फैमिली की तरफ से, स्पेशली फादर जो होते हैं, वो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई अफसर लगे, कोई डॉक्टर बने। तो जब आप इस फील्ड में आए या इरादा जाहिर किया, तो उनका क्या रिएक्शन था? कोई आपके ऊपर जो है रोक टोक या कुछ और? रोक टोक तो ऐसी कोई खास नहीं थी। मेरा भाई था अकबर खान, उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसमें खुद में बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो वो घर में सबको हंसना हंसाना ये वो, तो उसके साथ मिलके मैं शोज करने जाता था, तो घर वालों का एतमाद होता था। असल में घर पे मेरे अब्बू बताया शायर थे अब्बू जान, और थोड़ा अदबी माहौल भी था, और लिखने लिखाने का भी उनका शौक था। अम्मी भी ऐसी कोई खानदान की नहीं थी कि वो कोई रोक टोक करे या कुछ करे। उनको भी हंसना बोलना गाना बजाना शौक था, फैमिली में खानदान में जब कर रहे हैं, मेहंदियों में डांस कर रहे हैं। तो लेकिन बाद में रोक टोक, कोई बड़े भाई थे मुजाहिद अहमद खान आफरीदी, उनके जरिए रोक टोक की कोशिश की, क्योंकि रात को देर से आना और सुबह देर तक सोना, इस हवाले से तो फिर बड़ी उसमें घर में तलखियां भी हुई। लेकिन फिर बहरहाल मैं बागी था खानदान का, घर का। तो मुझे ये काम की इजाजत मिल गई, और फिर अखबारों में नाम आने शुरू हो गए। फिर जनाब फर्स्ट टाइम मैं 94 में यूरोप गया था, उसके बाद तो रजिस्टर हो गया। फिर असल में मेरी वालदा उस वक्त तक तो मानती नहीं थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि पढ़ो और हर वालदा बनना है। फिर वो सऊदीया जाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग में डिप्लोमा किया, क्योंकि सऊदीया में कजन थे मेरे, वालदा को मनाने के लिए। हाँ, तो फिर मैं दिन में काम करता था, रात को ड्रामे करता था, घर में खर्चा पूरा देता था। तो घर वालों का एतमाद था, लेकिन फिर भी वो कहते थे ये नींदें खराब करना छोड़ दे। और तो फिर उमर शरीफ की वालदा मेरे घर आई इत्तेफाक से, तो फिर उन्होंने मेरी वालदा को समझाया कि भाई मेरा बेटा भी तो इस काम में इतना आगे है, तो इसे भी कर रहे तो दुआ दिया करो। मेरी वालदा ने दुआएं और मशवरे दे रहे इस तरह। अच्छा मुझे बताइए कि शोहरत को संभालना कितना मुश्किल होता है? जब लोग आपके पास आते हैं सेल्फीज के लिए, मैं देखती हूँ किसी भी इवेंट में आप जाएं तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी हुई है, तो कभी कभी लोग इस इज्जत को संभाल नहीं पाते, अपने फैन से बदतमीजी करते हैं, उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। तो हम कितना, यानी आप स्टार्स के लिए शोहरत को संभालना कितना मुश्किल होता है?
असल में शोहरत तो आसानी से मिल जाती है, उसको संभालना ही तो असल काम। बिल्कुल। क्योंकि और आजकल तो बहुत आसान है, कोई भी क्लिप आपका मशहूर हो गया, वायरल हो गया, बिल्कुल। तो आप मशहूर तो हो गए, लेकिन हाँ। मुसलसल मेहनत, पहले से ज्यादा मेहनत, बिल्कुल। और अपने किरदार को भी सही रखना, ये एक बड़ा काम है। आप कैसे संभालते हैं? मुसलसल मेहनत करके। नहीं मतलब शोहरत जैसे कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ हो कि कोई फैन आया हो आपके पास और आपके मूड इंतहाई, आपका ऐसा मूड हो कि मेरा नहीं मूड है बात करने का, फिर आप इसको क्या करते हैं? देखिए, कुछ जरूरी चीजें होती हैं शोहरत के बाद। आप शोहरत यूं ही तो हासिल करते हैं, लोग आए, बिल्कुल। लोग मिले, बिल्कुल। लोग पहचाने, लोग बात करें, और फिर अल्लाह का करम यह है कि फिर मेरी कैसेट आई, कैसेट के बाद और फिर स्टेज ड्रामे जितने आए, बकरा किस्सा संगीत मेरा पहला ड्रामा था, बिल्कुल। माइकल का रोल किया था मैंने उसमें। तो ये सब शोहरत के लिए तो करता है, तो किसी का आना कभी बुरा नहीं लगता, और किसी का मिलना, बात करना। फिर अल्लाह का करम यह है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग कोई बात करते हुए, कोई मजाक करते हुए 2 दफा सोचते हैं, तो मेरी तो इज्जत करते हैं लोग। अच्छा, मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मैं फैमिली के भी बारे में बताऊंगा। तो लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बाद दफा बुरा भी लग जाता है। जैसे हॉस्पिटल में आप किसी मरीज को देखने गए, या खानदान का कोई मरीज दाखिल है, वहां अगर कोई सेल्फी लेने की कोशिश करे बिना वजह जबरदस्ती, उसने की एक मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द था, बेशुमार शागिर्द है मेरे, तो वो उसका इंतकाल हो गया, फैसल जान। तो उसके जनाजे में खड़ा हूँ, बच्चे शैतानियां कर रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, और ये वो कर रहा है। तो वहां मैंने शायद वाहिद जगह वो थी जहाँ मैंने डांटा, मैंने कहा यार ये जगह तो देख लो आप, एक बच्चा फैसल जान की मैयत पड़ी है और तुम फिर मजाक कर रहे हो। तो इस तरह की जगह या कब्रिस्तान में ही हो, ये कोई जगहें नहीं तो ये जगह नहीं है शैतानियों की, मजाक की। बिल्कुल। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में कुछ मुझे बताएं थोड़ा। फैमिली मेरी कौन कौन है? कोई आपका अफेयर रहा हो जिंदगी में? शादी उसी से हुई जिससे अफेयर हुआ? नहीं, अफेयर तो कहीं भी नहीं हुआ, ना मैं अफेयर के बाद शादी करने के हाथ में नहीं, क्योंकि मेरी वालदा कहती थी। हाँ। मेरी 5 बहनें हैं माशाल्लाह, 2 भाई थे हम। बिल्कुल। तो एक बहन का भी इंतकाल हुआ है, भाई का भी 5-6 साल पहले इंतकाल हुआ, अटैक हो गया था। वालिदैन आज से 20-22 साल पहले वो इंतकाल कर गए थे। तो वाला मेरी अक्सर कहती थी शोबिन में शादी कर लो। तो यहाँ का है फील का, भैया हम कहीं रिश्ता मांगने कैसे जाए, क्या बोले, क्या करता है बच्चा। तो वही गई अपनी फील्ड में कोई पसंद सी शादी करने, लेकिन मेरा एतमाद नहीं था घर से बाहर, क्योंकि फैमिली वाले बच्चे हम, माँ बाप की तरबियत ऐसी है, खानदान बैकग्राउंड रहता है कि हम कोई राह चलते ऐसे फैसले नहीं कर सकते। तो मेरे वालदा पे छोड़ा था, तो वालदा ने मेरी शादी कराई। और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने वालदा को कहा, मैंने कहा आप मेरी शादी कर दें, मैं बिगड़ जाऊंगा। बोले अच्छा। फिर उन्होंने रिश्ता देखना और फौरन ही फिर वो लड़की भी मिल गई, बड़ी अच्छी फैमिली थी। मेरे ससुर थे बड़े, अभी लास्ट ईयर उनका इंतकाल हुआ है, तो बड़े मौलाना थे, मस्जिद के मोहतमिम थे, पूरा मस्जिद कायम की थी उन्होंने। तो उन्होंने अव्वल तो रिश्ता देने से इनकार कर दिया पहली दफा में, तो बिल्कुल उसे भी मिले, नहीं एक्टर वैक्टर पुलिस वाले तो शादियां करते। जब आपने कहा ना मौलवी थे, तो मैं समझ गई कि ये इनकार हुआ होगा। हाँ, लेकिन मुझसे आके मिले, मुझसे तबादला ख्याल किया, इंटरनेशनल अखबार ये वो सवालात किए, मुझसे तो मुतमईन हो गए। लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई एक्टरों से शादी नहीं कर सकते, सब मना कर रहे हैं, 2-2 शादियां करते हैं, 3-3 शादियां करते हैं। अच्छा। तो लेकिन फिर मेरी वालदा किसी और का रिश्ता लेके गई उसी लड़की के। ये तो नहीं, ये तो एक्टर नहीं है, इससे शादी कर दे। मेरी बहन का कोई देवर था। जी जी। फिर अगले दिन उनका फोन आ गया कि भाई हम आपके बेटे से ही शादी करेंगे। अच्छा। हाँ। उसका क्या रीजन? उसकी वजह कि वालदा का किरदार देखा उन्होंने कि इनकी वालदा ने जब बेटी इस बच्ची को बोला था तो बेटी समझा, और दूसरा
इन्होंने बुरा नहीं माना, इनके बेटे को मना कर दिया और ये दूसरा रिश्ता लेके पहुंच गई अपनी किसी अजीज का कि ये तो एक्टर नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई सब औरत के हाथ की तरबियत वाला बच्चा कैसा होगा। और वो बाद में उन्होंने फिर देखा मेरा किरदार भी, और वो बहुत सारी चीजें बड़ी तारीफ करते थे, अपने सारे दामादों में मेरी बड़ी तारीफ करते थे, बल्कि उनके 4-5 बेटे थे उनसे भी कहते थे देखो ऐसा होना चाहिए बच्चा। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो एक एल्बम आया था FM, उसकी धूम जो है इंडिया तक, इंटरनेशनली भी काफी गई, तो उसको कैसे आपने मतलब डेवलप किया? असल में एक दौर आ गया था जब ऑडियो कैसेट में कॉमेडी चल रही थी, गाने होते थे प्लस ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, तो ये सारे फनकार कर रहे होते थे, सिकंदर सनम भी, और ये सब हिट थे। और फिर वो एक लालू खेती था कंपनी वाला, उसने कहा यार सलीम को लाओ किसी तरह, ये मेरे ड्रामे देखता था, मेरे फैन था। तो फिर वो इकबाल मोटनानी मरहूम एक होते थे, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, वो ऑडियो में बहुत उन्होंने हजारों कैसेटें की थी, तो मुझे लेके गए। तो फिर मैंने इसका नाम रखा FM W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत FM 100। उन दिनों नया नया आया था, बस उसकी पैरेडी थी। वो आइडिया कंपनी वाले को सुनाया, नाम भी उसने अप्रूव किया, फिर वो कैसेट आई और फिर वो तो ऐसी छा गई, धूम मच गई। बिल्कुल इंटरनेशनली बड़ा उसको सराहा गया। इंडिया में, हिंदुस्तान में भी, दुबई में भी कई कंपनियां उसको कॉपीराइट के बगैर कॉपी करके लाखों की तादाद में सेल करती थी, यहाँ भी लाखों की तादाद में निकलती थी। फिर वो 11 साल कैसेट चली मेरी FM W11। इसी तरीके से आपका सफर। अच्छा, चल कराची जो था वो बड़ा ही इसके अंदर फेमस हुआ। आपने उस पे मतलब अभी भी कहीं जाते हैं तो स्टेज पे लोग इसकी फरमाइश जरूर करते हैं कि आफरीदी साहब ये हमें सुनाएं। देखिए किसी भी शख्स की जिंदगी का हासिल होता है ना जी, तो मेरा अगर हासिल कहें तो वो चल कराची, वो कराची का वो तराना है जो बन गया है, चल कराची चल कराची चल कराची चल, तो वो भी कैसेट में मैंने किया था एक गाने की सूरत में। और फिर वो इतना, फिर वो मैंने ड्रामे में तैतुल में वो पढ़ा, तो वो क्लिप बड़े वायरल हुए। फिर अब तो हर जगह फरमाइश होती है चल के, बिल्कुल जब भी आप जाते हैं तो उसमें मैं फख्र भी करता हूँ। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि अभी मैं एक मिलाद अपना मनाने वाला हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ। अच्छा, हाँ, उसकी वजह है कि वो अमेरिका में, मुझे तो अब पता लगा वो भी व्लॉग करते हैं। अमेरिका वो गए मुख्तलिफ होटलों में दावत, और ये वो जहाँ जा रहे हैं वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। वहीं किसी से उन्होंने फरमाइश की, कोई उनका बंदा मिला, मुफ्ता खाने गए थे जी, तो मुफ्ती साहब तो होटल में, तो उस होटल के मालिक को चढ़ा रहे, भाई वो तुम अपनी शायरी क्या सुना रहे थे, वो चल कराची वाली वो सुनाओ, या आपने लिखी है? वो भी कह रहा है हाँ मैंने लिखी है, और मुफ्ती साहब को हालांकि मैं खुद सुना चुका। ये तो दुनिया जानती है ये आपका। मुफ्ती साहब खुद मुझे मिले, मैंने कहा क्या हाल है मौलवियों के उमर शरीफ, तू बड़े मुस्कुराए। और वहाँ मैंने कॉमेडी भी की थी किसी होटल में, शो था, तो चल कराची भी सुनाया था, मगर मुफ्ती साहब वो कंटेंट चाहिए, वहाँ मिल गया उसको। अभी मैं इसकी वजाहत उनसे करूंगा भी और करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कॉमेडियन जितना भी हंसते हैं उतने दुखी भी होते हैं क्या? सीरियस तबीयत होते हैं, या वो रियल लाइफ में भी जो है वो ऐसे हंसी मजाक बैठ के ऐसे? इंसान कोई भी हो जी, नवाज शरीफ हो या कोई आम असली शरीफ हो, तो वो सब के साथ इंसान है। इंसान को, मैं उमर भाई से आखिरी वक्त में बात हो रही थी, मैं कहने लगे मजहबी बात नहीं करता। मैंने कहा मजहब तो इतना है कि भाई है हुकूकुल इबाद और अल्लाह के फ्राइज पूरे करे बंदा, इतना काफी है। बिल्कुल। और लोगों के साथ ज्यादती ना करे, गुरूर ना करे, इंसान के लिए गुरूर नहीं बना। तो बस ये है कि आदमी अपने आप को सीधी लाइन में रखे, और इंसान है, तकलीफें, बीमारी, परेशानियां। उमर भाई देखिए कितनी तकलीफ में गए, कॉमेडी के बादशाह थे, लेकिन आखिरी 4-5 साल उन्होंने तकलीफ में गुजारे। हालांकि बादशाह तो ऐसा था कि इसको बादशाह तक उसके फैन थे, नो डाउट। तो चाहे वो, अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे वो कभी भी, मतलब वो जो भी बर्जस्ता होता था उनका, जो भी लिखते थे बर्जस्ता
यानी 25% बेसिक लिख लिया है। हाँ। फिर वो लाइव होता था, हमें भी वही लाइव की आदत थी, उनको लाइव की भी है। बिल्कुल, तो हाँ। बुनियादी एक रिहर्सल जरूरी थी, जिसमें एक असिस्टेंट स्क्रिप्ट लिखता रहता यानी था। वो थीम हो, थीम बाकायदा हो बुनियादी आपके। थीम हो, मौजूद हो, टॉपिक हो, और कैरेक्टराइजेशन वो कर लेते थे। उसके बाद एक रिहर्सल की और फिर वो जरूरत है उसकी होती थी। अच्छा, आजकल जो अच्छे कॉमेडियन है उनमें से किसका नाम लेना चाहेंगे आप, जो कहें कि भाई ये है हमारी यानी आने वाली नस्लों में वो जो है अपना फन बिखेर सकते हैं? देखिए, क्रिएशन जो करता है ना वो अच्छा कॉमेडियन है। अब आप कराची, हैदराबाद, लाहौर या हिंदुस्तान में देख लें, जो भी नया काम कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, जो स्टाइल नया दिया है और लोग उस पर हंस रहे हैं, तो वो अच्छा कॉमेडियन है। इसमें कैटेगराइज करना तो किसी को भी बनता नहीं है, क्योंकि लोग बेशुमार लोग और बेशुमार एक्टर्स, कॉमेडियंस मेरा नाम लेते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि मेरी जो क्रिएशन है, मुख्तलिफ ड्रामे में रोल्स हैं, और मैंने थिएटर पे जो चेंज दिया कैरेक्टर मुख्तलिफ डिफरेंट करके। क्योंकि जब उमर शरीफ मुझे कहते थे ना कि तुम हमारे साथ ड्रामा करो, तो मैं कहता मैं क्या करूंगा, मुझे आता ही कुछ नहीं है, और उतना ही आता है जितना आप करते हो, और जो आप कर रहे हो वो मैं करूंगा तो फायदा। बिल्कुल तो मैंने कई साल नहीं किया काम, मैंने कुछ सीखा, थिएटर प्लेस किए, 100 से ज्यादा ड्रामे किए, उमर भाई से हट के जो बड़े प्लेस होते हैं उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर किए। तो मैं ना मोइन अख्तर बनना चाहता था, ना उमर शरीफ बनना चाहता आप था। सलीम आफरीदी बनना चाहते थे? सलीम आफरीदी बनना, तो दोनों की क्वालिटीज मेरे अंदर है। फिर एक तनवीर खान कॉमेडियन थे, सलीम छबीला, जिनके लतीफों से मैंने आगाज किया। बेशुमार लोग हैं। तो एक अल्लाह का करम यह है कि मुझ में वेरिएशन और वैरायटी ऐसी है कि मैं टीवी हो, थिएटर हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, होस्टिंग हो, मैंने टीवी पे मेरा शो भी चला था अब तक के हजरात, जिसमें मैं होस्टिंग करता था। शकील सिद्दीकी कभी होते थे, कभी काशिफ खान भी होते थे मेरे साथ। जी। तो मैंने, और फिर संगीता रोल हो टीवी ड्रामे में, थिएटर पे भी मैंने रोलाया भी बहुत। तो उस सीखने का फायदा ये हुआ कि मैं हर शोबे में अल्लाह के करम से कामयाब होता चला गया है। तो मैंने इस वेरिएशन सीखी है, मैंने वेरिएशन होनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आप लोगों ने तो बड़ी स्ट्रगल की, लाइक आप लोग थिएटर भी गए, आपने अपनी जो चैनल्स पे भी गए, जाके मेहनत की। आजकल जो टिकटॉकर्स आ गए वो तो एक क्लिक कर दें, मतलब वो हो सकता है वायरल हो जाए। देखिए, हर शोभा जवाल का शिकार है, बिल्कुल, खुसूसन हमारे यहाँ। तो टिकटॉकर्स भी ये सब हमारे दीवाने थे। कहते हम आपकी एक लाइन लेते हैं और उससे पूरा स्किट बना देते हैं। ये है नादिर अली नाम है उसका, नादिर अली। तो वो जब आया घर पे मिला, बड़ा क्रेजी दीवाना के सलीम भाई। नादिर अली आपके शागिर्द हैं? शागिर्द नहीं है प्रॉपर, लेकिन रूहानी तौर पे भी तो होते ना। जी। तो कहने लगे भाई सलीम भाई, हम तो आपकी लाइन लेते हैं उसी से फिर पूरा बस आपके ड्रामे देखते रहते हैं, उसमें से जो कुछ मिलता है एक लाइन उससे फिर हम अपना पूरा स्किट कर देते हैं। रियल कॉमेडी का दौर मैं तो नहीं समझता वो सब चीजें अच्छी, लेकिन मैंने उसके साथ वो तो प्रैंक स्टार है ना, प्रैंक्स वगैरह प्रैंक भी किया, और फिर उसकी फरमाइश पे वो घर भी आया कई दफा। फिर उसके बाद उसकी माशाल्लाह बहुत तरक्की हुई। इसी तरह एक सलमान नौमान है लड़का, वो यूट्यूबर है इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का, क्योंकि उसके जितने फॉलोवर्स नहीं है, 16 मिलियन फॉलोवर्स है उसके। जी। वो भी कह रहा सलीम भाई आपकी बात लेते हैं, उससे लतीफा बनाते हैं और हम कर देते हैं। तो ये सब हमारी शाखें हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी का दौर चला है, जिसके अंदर आप वही वाली बात है, टिकटॉकर्स आते हैं, कुछ जुमले लाते हैं, वो आजकल वो टिकटॉक से अपना एक स्टेप रखते हैं, सेकंड स्टेप जो होता है इनका, और उनके शो के शो बिक जाते हैं। क्या हमारी ऑडियंस को अच्छी कॉमेडी सुनना खत्म हो गई है, मतलब वो नहीं सुनना चाहते हैं? वो तो ये जितने टिकटॉकर्स है या कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी तो ऐसे कोई कर ही नहीं सकता जब तक प्रॉपर आता ना हो। ये सब स्टेज पे जाके ठूस हो जाते हैं टिकटॉकर, और ये बोल नहीं सकते। तो उसके लिए तरबियत चाहिए, उसके लिए मुसलसल प्रैक्टिस चाहिए। जब आपको शोहरत मिल जाती है आसान तरीके से, तो फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर ही नहीं सकते। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है स्टेज पे खड़े होकर बोलना, हजारों और लाखों पब्लिक को हंसाना, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करना। ये थिएटर आर्टिस्ट भी नहीं कर पाते। थिएटर पे हमारे जितने
एक्टर्स हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वन मैन शो नहीं कर सकते। वो फिर उसका रिवाज ये निकाला, वो हमने ही निकाला था जोड़ी में, मैं और शकील सिद्दीकी की जोड़ी थी। मैं तो करता था स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन और हमारे भाइयों से नहीं होती थी। अकेला माइक पकड़ के खड़ा हो जाना, वो खौफ ही मार डाल देता, पब्लिक की जुटते वो मार डाल देती, ये सब परेशान थे। लेकिन मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन पहले था, ड्रामा आर्टिस्ट बाद में बना। फिर मेरे साथ शकील के साथ जोड़ी हो गई जब हमारा बकरा के समय ड्रामा आया। फिर उसके बाद चल तो चल आज सारे, क्योंकि स्टैंड अप वन मैन शो तो होता ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से ड्रामा आर्टिस्ट मैं ही करता हूँ। तो बाकी तो सब जोड़ी बना के काम कर रहे थे, जैसे ड्रामे में एक्ट कर लिया, जोड़ी में बना के आपस में लाहौर और की जुत्ते निकाल ली। फिर सिकंदर सनम ने भी उसी को ले लिया, शकील सिद्दीकी से फिर मैं अलग हुआ। मैंने कहा यार मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, और मैं अकेला वन मैन शो करूंगा। फिर शकील सिद्दीकी ने किसी के साथ जोड़ी बना ली, फिर उसके साथ जोड़ी दूसरे के साथ बना ली, उसके साथ रऊफ लाला ने बना ली, फिर किसी ने छोड़ा, सिकंदर सनम ने बना ली। इस तरह ये करके फंक्शंस में, शोज में मसरूफ तो हो गए जोड़ियां, लेकिन इनमें से कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता। और ये अल्लाह का करम है, ये शर्फ, ये हुनर मुझे अल्लाह ने अता किया। बेशक। अच्छा सर, ये बताइए कि इंडिया में जाकर अपने फन का मुजाहिरा करना, उनके एक बड़े शो पे, प्लेटफॉर्म पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए हमारे जूनियर्स को इब्तिदा में वो ले गए थे, रऊफ लाला उनमें रल मिल के चला गया था, मैं दोनों शकील सिद्दीकी अमेरिका में थे, तो ये सब चले गए जूनियर्स से। तो इब्तिदा में मैं नहीं जाना चाहता, जूनियर से वहाँ मुकाबलेबाजी क्या करेगा आदमी। लेकिन भाई ये तो मेरे आइटम कर करके बहुत सारे जूनियर्स वहाँ हिट हो गए। अच्छा। मेरे सब काम वहाँ फॉलो होने लगा, फिर वहाँ से यहाँ से कैसेटें जाने लगी मेरी, वो इंडियंस भी सबको पता लगा कि वो तो मेरी नकलें जब हो रही थी, तो डायरेक्टर आया तो मैंने कहा भाई मेरा तो सारा काम भेज दिया इन लोगों ने। मैंने कहा जब आप करोगे तो वो क्या, वो तो फिर आपकी ही बात होगी ना, तो आप चलो। और मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी बहुत सारी फरमाइश थी, तो मैनेजर किया, मैं राइटर के साथ किया, और फिर वहां जाके मैंने काम किया, तो साल ही काम किया था। उसके बाद हालात खराब हो गए, जब मेरा बदन बढ़ना शुरू हुआ, जब एस्टेब्लिश हुआ और लोगों ने माना, तो फिर उसके बाद वो ताजमहल पे हमला हो गया, तो रास्ता रुक गया था। बिल्कुल। तो फिर मैं मजबूरन गया है इंडिया के, मेरा काम तो बिक ही रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो मैं खुद क्यों ना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर अच्छा, लेकिन इंडिया से जो रास्ता खुला, जी, तो यहाँ कॉमेडियंस की इज्जतें बच गई, वो बेघर होने से बच गए। क्योंकि यहाँ इतना पैसा नहीं कमा पाते थे, अप्रिशिएट भी नहीं करते इतना मेरे ख्याल से। नहीं, सब करते हैं, अच्छा काम सबको पसंद आता है, लेकिन वो इंडिया की मार्केट बड़ी है, वहाँ पेमेंट्स बड़ी है। यहाँ जो 5,000 लेते थे वो 5-5 लाख रुपए पहले इतना डिफरेंस। तो मैं ये समझता हूँ एक रास्ता खुला था यहाँ कॉमेडियंस की बेहतरी के लिए। उन सब के घर बन गए हैं, यानी लाखों और करोड़ों कमाए हैं, और उसी पैसे से घर बनाया। खाली पाकिस्तान में कर रहा था या पाकिस्तान से तो फिर घर नहीं बना सकता था। नहीं, बिल्कुल भी हालात है हमारे मुल्क के। तो इंडिया की ये मेहरबानी तो है कि वहाँ काम करने से सब कॉमेडियंस के घर बन गए, अच्छे से घर बन गए जिस लेवल पे होना चाहिए। और मेरे इस घर में भी थोड़ा सा एक 10% हिस्सा तो इंडियन पैसे का भी होगा। तो मैंने क्योंकि इतना काम नहीं किया, लोगों ने तो 5-5, 4-4 साल, 10-10 साल काम किया। बिल्कुल, उनका ज्यादा बन गया। अच्छा मुझे बताइए कि इंडिया में जो है, जब आप शो कर रहे थे, तो वहां पे कोई ऐसा आपके साथ रवैया हो जो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है, या मुझे वो इज्जत नहीं दी जा रही? नहीं, कोई भी नहीं होती। इंडियंस कदर करते हैं काम की। जी। मुझे यार जो डायरेक्टर यहाँ के पास यहाँ इंटरव्यू का झमघटा लगा हुआ था, और लोग दीवाना वार जा रहे थे उसके पास, तो मुझे भी इनवाइट किया। उसने कहा मैंने कहा मैं नहीं, मैं इस तरह इंटरव्यू देता। अली भाई आपसे कौन ले रहा है, आप अलहदा मिले, कल आ जाए दिन में। जी जी। पीसी होटल में वो साहब पंकज उसका नाम था। हाँ। तो लोग, वो बैठा होता था, लोग उसे इंटरव्यू दे रहे होते थे। जी जी। और जब मैं उसके पास गया तो मैं बैठा हुआ था और वो खड़ा होके, हालांकि वो जख्मी था, कोई एक्सीडेंट शुदा था। जी जी। वो लंगड़ा के चल रहा था, तो वो मुझसे एक्साइटेड था कि नहीं बस आपने चलना है, आपने ये ऐसा करना, वो ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, और मेरे नखरे चल रहे थे। मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जो मैनेजर के साथ किया था, अपनी डिग्निटी के साथ। वो बड़े लाड उठा के अपनी मर्जी के होटल में ठहराया, सुबह दोपहर शाम अपनी मर्जी के
खाने और क्या घुमाना फिराना, तो वो बड़ी कदर करते हैं। काम को काम की तरह देखते हैं, काम पे कंप्रोमाइज नहीं करते। सुबह मैं कभी नहीं उठे, लेकिन 9 बजे उठ के रिहर्सल पे पहुंचना होता था। तो हम पहुंचते थे इब्तिदा में, तो वो मेरे पास ही आते थे, मेरे रूम में आके तो रिहर्सल वहर्सल जो भी देखी। लेकिन फिर कॉमेडी सर्कस करने लगा, तो फिर हम वहाँ स्टूडियो था, यशराज स्टूडियो था या कौन सा था, जी जी। तो वहाँ हम जाके रिहर्सल करते थे, 1 हफ्ता रिहर्सल। और वो प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर ग्रूम किया। यहाँ कॉमेडियंस की जिंदगी बनाती और बाद जूनियर्स की जिंदगी बनाती इंडिया ने, क्योंकि उनको पूरा ग्रूम कर रहा है, उनको फैशन करा रहा है, उनकी ड्रेसिंग करा रहे हैं। वरना कॉमेडियन तो एक मजावती बस्ती का एक आर्टिस्ट होता था, जिसकी यहाँ पे इतनी पजराई, इतनी पेमेंट क्यों नहीं मिलती उनको, कॉमेडियन को? नहीं सब मिलती है, यहाँ के हिसाब से मिलती है ना, एक मार्केट बड़ी हो। अब अमेरिका जाए, अमेरिका में हम डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, तो वो उससे अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी करेंसी के हिसाब से बात हो रही होती है, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया 1.25 अरब की आबादी है, वो मार्केट बड़ी है, तो वो बजट भी बड़ा है। यहाँ हमारी मार्केट छोटी है, तो बजट भी उसी हिसाब से है। तो इस तरह का कोई ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखती हैं, आपकी मुख्तलिफ जगह मिलती है, और यहाँ लोग जिस तरह रश लगा रहता है, और जिस तरह लोग इधर मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो यहाँ नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मैं आपको बताऊं, ये जब हिंदुस्तान गए थे, उससे पहले यहाँ कॉमेडियंस पे बुरे हालात थे, लेकिन शायद मैं और सिकंदर सनम भाई 2 आर्टिस्ट थे जो खुशहाल भी थे और प्रॉपर काम कर रहे थे, जिनकी डिमांड भी थी। और बाकी जूनियर से या और सीनियर से, तो वो वहां जाके रिकंडीशन होके फिर आए हैं। और मैंने बताया घर भी बने। तो यहाँ तो वर्क है, यहाँ कराची की आवाम को आसाना, पाकिस्तान की आवाम को आसाना, तो उमर शरीफ के बाद मुश्किल काम है। तो यहाँ जो सर्वाइव कर जाता है, फिर वो दुनिया में कहीं भी नाकाम नहीं। नो डाउट। अच्छा मुझे बताइएगा, काफी सारे आर्टिस्ट जो हैं, वो एक तो अदाकारी भी कर रहे हैं, कॉमेडियन भी है, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा बिजनेस? नहीं, जो रियल एक्टर होता है वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, इसका मतलब उनमें वो कोई कमी थी। अच्छा, वो कोई गुंजाइश थी, वो बस वो आ गए थे फील्ड में यहाँ से शोहरत हासिल करने के लिए। बाकी उन्हें पता है आगे रास्ता कोई नहीं है, तो फिर कोई बिजनेस कर लो। मतलब आपका आगे भी इरादा नहीं है कोई? मैं तो हालांकि किसी ने अपनी बुटीक खोली हुई है, किसी ने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, कोई और किसी चक्कर में है। मुझे बहुत सारे लोग ऑफर्स करते हैं कि हम ब्रांड आपके नाम से बनाते हैं, कोई खोल लेते हैं, गारमेंट्स खोल लेते हैं। तो मैं तो शायद उस पर भी राजी नहीं होता, राजी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अपना काम ही, मैं जब खत्म हो जाएगा काम, जी जी, जब मेरे अंदर जहन काम करना छोड़ देगा, फिर दूसरे काम करेंगे। वरना मैं, मुझे इसी काम में इतनी गुंजाइश है कि मैं और मेहनत करूं और तरक्की करूंगा। अच्छा, कभी भी किसी आर्टिस्ट से जो है वो झगड़ा हुआ हो, यानी सेट पे झगड़ा हो गया, या कोई पर्सनल ऐसे इख्तिलाफात हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया हो? बहुत दफा ऐसा हो जाता है, और अल्लाह ने ये खूबी दी है कि मैं गुस्से में और अच्छी कॉमेडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो तो कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वाकया तो बहुत है। मैं घर में अगर कभी कोई बात हो गई, कोई चिड़चिड़ापन, गुस्से में कोई जवाब दे रहा हूँ, किसी को कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरी वालदा हंसती थी। अच्छा, वो गुस्से में ही ऐसी बात। इसी तरह थिएटर पे एक आध दफा किसी के साथ, शकील के साथ मैं करता था, वो किसी मेरी बात पे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, या उसने मुझे कोई बात बोल दी, मैं गुस्सा हो गया, तो गुस्से में फिर उस पर चुपके मार रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ताकि पब्लिक को ना लगे, पब्लिक को लगे ये आसार है, लेकिन वो हमारा गुस्सा चल रहा होता है। तो हमारा कहीं थिएटर पे भी, ड्रामे में भी कहीं कोई गुस्सा हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, तो फिर हम वो उसको उसी अंदाज में जवाब देते हैं, पब्लिक को पता भी नहीं चले और हमारा काम भी हो जाए, पब्लिक अच्छी रहती है। तो लड़ाइयाँ ये वो छोटे मोटे इख्तलाफ चलते रहते हैं, लेकिन मैं सबका बड़ा अदब करता हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, टीवी चैनल्स पे आप काम करते हैं तो पेमेंट्स वगैरह का इशू होता है, मिल जाते हैं चेक्स या फिर रुलाते हैं? तो इक्का दुक्का दफा कभी हो जाए, लेकिन जो मुस्तनद इदारे हैं, मैं जहाँ पे काम कर रहा होता हूँ, तो जो भी मुझे लेगा उसे मेरे किरदार का, मेरे टैलेंट का सब पता है। अच्छा, और मैं मुस्तनद इदारे में काम कर रहा होता हूँ, चलना फिरना इधर छोटे मोटे काम, ये वो काम, तो मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ। ओके, क्योंकि मुस्तनद आदमी मुझे लेगा, मैं काम मांगने जाता नहीं हूँ,
ना किसी को फोन कर रहा होता हूँ जिसको अशद जरूरत होगी, तो मुझे समझता होगा कि यार मेरे कैरेक्टर में यही वेट सलीम जो करता है वो नहीं कर सकता, मुझे लेगा तो मुझे पेमेंट भी वक्त पे दे देता है। अच्छा, मतलब आपको इशू नहीं आया? हाँ नहीं। अच्छा, ये एक बहुत सेंसिटिव सवाल करने जा रही हूँ मैं। जो स्टेज पे औरतें काम करती है उनकी माशरे में कितनी इज्जत होती है? लाइक आर्ट्स काउंसिल में आपका आना जाना काफी है, वहां पे शोज होते हैं, तो वहां पे जो औरतें होती है परफॉर्म कर रही होती हैं, और सेकंड उसमें भी जो आप डांस वगैरह का है, तो उसका क्या होता है कि जब वो बाहर निकलती है तो उनको, जैसे हमने सुना है कि वो पर्चियां फेंकी जाती है नंबर्स की, और बाद में फिर हरासा भी किया जाता है जब वो निकल रही होती है, तो क्या हमारे उसमें जो आर्टिस्ट है वो तो एक और आदमी भी परफॉर्म कर रहा है, एक औरत भी परफॉर्म कर रही, तो औरत के साथ ऐसा क्यों? ऐसी औरत कोई मेरे साथ करती है और किसी ने मेरे साथ रहते हुए कर दिया तो चमाट भी पड़ जाता है मेरा। तो बुनियादी तौर पर तो लोग अपना बैकग्राउंड जाहिर कर रहे होते हैं ना। अगर कोई खातून रेड एरियाज की आती है वो इस तरह के काम कर रही होती है, लेकिन हमारे साथ कभी किसी को हम इतना मौका नहीं देते कि एक हद से ज्यादा वो आगे बढ़े या डांस में हदूद पार कर जाए या इस तरह के। मेरे बहुत सारे मैंने लड़कियों से फटे भी हुए हैं, डांटा भी है, और कुछ कुछ फील्ड से भी आउट मतलब आपको लगता है कि औरतें ज्यादा बढ़ावा देती हैं? नहीं यार, देखो मर्द तो आप किसी भी शोबे में काम करने जाएं, बाहर निकलती है औरत तो 100 मर्द होते हैं, उसमें से कोई जाहिर है बुरी नीयत के भी होते हैं। औरत को तो हमारे माशरे में ऐसा सामना करना पड़ता है, आम औरत को भी। जो शोबिस की औरत है उसको तो वो 2 नंबर ही समझ रहे होते हैं लोग, लेकिन औरत तो अपने किरदार से साबित करती है ना कि हम क्या हैं। जो भी इज्जत चाहता है, जो भी खातून चाहती है कि मेरी इज्जत भी हो, तो जाहिर है ऐसे काम नहीं करेगी। तो आप जैसे आप हैं, आप भी इसी शोबिज़ में तकरीबन सोशल मीडिया के जरिए या आप सोशल एक्टिविटीज करती हैं, मुख्तलिफ तकारीब में आप देखता हूँ आपका जो गेटअप है, जो चेहरे पे नूर है, तो वो आपकी इज्जत करने पे मजबूर करता है लोगों को, और मैं देखता हूँ जो आपकी इज्जत। तो इसी तरह जो लड़कियां अपनी इज्जत करा, सलोमी थी हमारी, लोग इसकी इज्जत करते हैं। उसकी काम कर रही है सलोमी, स्टिल काम कर रही है। कभी कभार कोई बुला लेता है तो करती है। थिएटर फेस्टिवल हो रहा है आर्ट काउंसिल में, मेरा 19 को ड्रामा है वहाँ, मेरा भी, तो उसमें कई ड्रामों में सलोमी काम कर रही है और बहुत सारे सीनियर लोग। तो जो भी इज्जत कराना चाहे लोग इज्जत करते हैं। आप जिस तरह बाहया या बेहया जिस तरह पेश करेंगे उसी तरह लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हम बदतमीज और बेहया लोगों के साथ काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फटाफट जवाब देना है आपका। सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपका? उमर शरीफ। फेवरेट फूड? मैं गजा के मामले में बहुत सादा खाना। सर जल्दी जल्दी जवाब देना। फेवरेट फूड? दाल रोटी। दाल रोटी। आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट? बहुत सारे आर्टिस्ट फेवरेट है, मोइन अख्तर को लगा लिया। मोइन अख्तर। आखिरी झूठ कब बोला आपने? झूठ मेरी जिंदगी में नहीं सर, आखिरी बताने, मैंने ये बोल दिया लास्ट। मेरी जिंदगी में झूठ का दखल नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा, किसी से प्रैंक किया? करते रहते, छोटी मोटी शैतानियां करते रहते हैं। अभी एक प्रोग्राम है, एक आर्टिस्ट है टीवी का, वो बहुत लोगों को बड़ी शिकायत है उससे, तो फिर मैंने कहा इसकी मोटरसाइकिल अब ये खड़ी कर। नाम तो लेना, नाम तो ले। हाँ नहीं, वो नाम से पता लग जाएगा, अभी वो प्रोग्राम अमल पजीर नहीं हुआ। अच्छा, कोई वियर्ड फूड कॉम्बो जो आप खाते हो, मतलब एकदम ही अजीब हो? जर्दे के साथ बिरयानी हो गई, बिरयानी के साथ गुलाब जामुन हो गया, रायते के साथ गुलाब जामुन हो गया, कुछ इस तरह का वियर्ड? कल बिरयानी में मैं हलीम मिला के खाता। सर ये तो कोई वियर्ड नहीं हुआ, ये तो मिलता भी है मार्केट में। मार्केट में तो ये रिवाज हमने डाला है ना। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही है। नहीं, हर चीज में पापड़ी डल जाती। अच्छा, कोई एम्बैरेस सिचुएशन कभी हुई हो? बेशुमार दफा होता है कि आपको रात 3 बजे गाड़ी पंक्चर हो गई और कुछ लोग आ रहे हैं जो डकैत लग रहे हैं, लेकिन वो जब पहचान लेते हैं तो पता चला कि वो उन्होंने मेरी गाड़ी को सही करने में मदद दी, या पंक्चर हो गई थी या कुछ हो गई। जिंदगी में अरसा हो गया, रातों को सफर करना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। मुझे एक दफा चुड़ैल भी मिली। अच्छा। कई दफा मैं लिफ्ट देता था, उसमें भी गैर मरई सी मखलूक होती होगी। नहीं सर, मैं पूछ रही कोई एम्बैरेस सिचुएशन जहां आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया हो? नहीं, शर्मिंदा जब ही होता है जब किसी बात पर लाफ्टर नहीं आता।
अच्छा, उसमें हो जाता है कभी, हाँ। मिसफायर हो जाए तो शर्मिंदगी ये भी तो है ना कि रोड पे खड़े हैं, सलीम आफरीदी की गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन लोग इतनी मोहब्बत से हाँ। इजहार कर रहे होते हैं कि वो धक्का भी खुद लगा रहे हैं और गाड़ी फिर वो अपनी। अच्छा, आपके बहुत ही करीबी दोस्त, किसी का एक का नाम, बहुत क्लोज फ्रेंड? बहुत सारे दोस्त क्लोज हैं। साजिद अली साजिद एक मेरा दोस्त है, साजिद अली बड़ा साजिद, क्लोज है। आजकल Okay. स्माइल मेरे साथ होता है। तो बस इस बात बस साजिद का नाम हो गया, डन। अच्छा, एक इंसान में सबसे पहले क्या नोट करते हैं उनको देख के? उसमें फर्स्ट लुक मैं ऊपर से लेके नीचे तक जायजा लेता हूँ, और किसी को पहचानना भी है तो उसके पाँव देखो। कभी धोखा खाया आपने? मैं बहुत ख्याल धो के ही खाता हूँ हर चीज। अच्छा, गुस्सा आए तो क्या करते हैं? गुस्सा है तो एक अच्छी सी गाली दे देता। अच्छा, निक नेम क्या है आपका? घर में प्यार से क्या बुलाते हैं आपको? मुझे मुन्ना कहती थी अम्मी, बाकी कुछ नहीं कहते। अच्छा, आपके पसंदीदा कॉमेडियन? वो आप सवाल पहले कर चुके, एक कॉमेडियन से पूछना पसंदीदा कॉमेडियन। मतलब जिसको आप गुरु मानते हो? यार अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। अच्छा, मुझे सोशल टॉक विद एसजी की ऑडियंस, हमारी मोस्टली ऑडियंस जो है वो यूथ है, यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई बाहर आपने जाना भी है तो लेकिन तालीम हासिल करें भरपूर। पाकिस्तान में तो 2 नंबरी चल जाती है, क्योंकि हमारे लोग मायूस हैं और 94% नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप बाहर 2 नंबरी नहीं चलते। यहाँ अपने हुनर में कमाल हासिल करें या तालीम में कमाल हासिल करें और फिर जाएं, जो भी काम करें। आप सोचे तुक्का और हमारी एक चीज वायरल हो गई और मैं वीडियो बना लूं और मैं यूट्यूबर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। सारे यूट्यूबर नहीं बन सकते, सिलेक्टेड लोग ही ये काम कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने शोबे में मेहनत करें और उसमें नाम और कमाल हासिल करें। मेहनत जरूरी है। थैंक यू सो मच सलीम आफरीदी साहब, आपने अपना संडे मुझे इनायत किया 1-2 घंटे, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और संडे नहीं, आपके लिए सैटरडे भी हाजिर है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गेस्ट को हम लाइन अप करते हैं। अल्लाह हाफिज। सोशल टॉक विद एसजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम आफरीदी और आप देख रहे हैं सोशल टॉक विद एसजी। जी हाँ, सकीना जफर साहबा आज हमारा इंटरव्यू करके गई है मेरा, और बड़ी अच्छी बातें करती हैं। ये सवालात भी इन पे ये लिखे गए थे, लेकिन क्योंकि फास्ट मुख्तसर टाइम में ये बात कर रही होती हैं तो बहुत सारे सवाल रह गए हैं। वो आइंदा सोशल टॉक विद एसजी पे आप देखेंगे। फिलहाल तो मेरा जो अभी इंटरव्यू आना है वो देखिएगा। हमारी सोशल मौज़ूआत पर ये गुफ्तगू करती हैं और एक अलग अंदाज है, तो आप देखते रहिए सोशल टॉक विद एसजी।